नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। सुबह के 10:30 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो खबरें जिन पर रहती है सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती, बल्कि होती है खबर की पूरी पड़ताल, वो भी तथ्यों और आंकड़ों के साथ। आपको बताते हैं खबर का हर एक बिंदु, वो भी ग्राउंड जीरो पर रहती है हमारी संवाददाताओं की टीम, जिनसे हम लेते हैं हर छोटी बड़ी अपडेट। यानी न्यूज पंच में हर खबर पर रहती है पैनी नजर। और आज का दिन तो है भी बड़ा महत्वपूर्ण। आज 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। क्या कुछ बड़ी अपडेट है वो हम लगातार आपको नॉन स्टॉप कवरेज के जरिए दिखा रहे हैं। लेकिन न्यूज पंच में आज जिन 3 महत्वपूर्ण खबरों का हम रुख करने वाले हैं, उनका सबसे पहले वो आपको रूबरू करा देते हैं उनसे। महिला आरक्षण को लेकर ये बड़ी खबर ये है कि महिला आरक्षण समय की मांग, सशक्त महिला, सुरक्षित लोकतंत्र कैसे होगा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लेख लिखा है। और 16 अप्रैल को संसद में एक विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, जहां नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा होगी। साथ ही जो संशोधन की बात की जा रही है उसको लेकर चर्चा होगी। क्या है नारी शक्ति वंदन अधिनियम और कैसे ये नारी शक्ति बनेगी राष्ट्रीय शक्ति, बताएंगे आपको न्यूज पंच में। दूसरी खबर जिस पर हमारा नजर रहने वाली है वो भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जो है, उन्होंने भारत को बधाई दी है। जिस तरीके से स्वदेशी PFBR में हमको जो क्रिटिकलिटी हासिल हो गई है, उससे इंडिया अब पहुंच चुका है टॉप पर। कैसे, बताएंगे आपको न्यूज पंच में। और जिस तीसरी और महत्वपूर्ण खबर पर हमारा रुख रहेगा न्यूज पंच में, वो है पश्चिम बंगाल में सियासी तापमान जिस तरीके से बढ़ रहा है। नंदीग्राम में इस समय सियासी बवाल मच चुका है, क्योंकि इस समय TMC और BJP आमने सामने, चुनावों की तारीख बिल्कुल ही पास आ चुकी है। ऐसे में हाई वोल्टेज पे चल रहा है इस समय पश्चिम बंगाल का मौसम। बताएंगे आपको ये तीनों खबरें विश्लेषण के साथ न्यूज मंच में। चलिए शुरुआत कर लेते हैं अपनी पहली खबर के साथ। महिलाओं की भागीदारी से मजबूत होगा लोकतंत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधी आबादी की राजनीति में बढ़ती भागीदारी पर एक लेख लिखा है और मुखरता से इसका आह्वान किया है। महिला आरक्षण विधेयक यानी कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक ऐसा प्रस्ताव है जो भारत के लोकतंत्र को नई दिशा दे सकता है। इस पर जारी चर्चा के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लेख में कहा है कि 21वीं सदी का भारत एक ऐतिहासिक क्षण की ओर बढ़ रहा है, जहां समानता और समावेशन का नया अध्याय देखने को मिलेगा। यहाँ एक नए आयाम देखने को मिलेंगे। उनके अनुसार ये विधेयक महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को सशक्त करेगा और संसद से लेकर विधानसभाओं में ये सुनिश्चित करेगा कि उनका प्रतिनिधित्व बढ़े, उनकी भागीदारी बढ़े। 16 अप्रैल को प्रस्तावित विशेष सत्र है और इस दिशा में इसको एक अहम कदम माना जा रहा है। ये ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लेख लिखा है उसमें क्या मुख्य बिंदु जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। लोकतंत्र में जो ये नया अध्याय है उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि नारी शक्ति जो है अब नारी शक्ति से राष्ट्रीय शक्ति में तब्दील होने वाली है, क्योंकि संसद हो या विधानसभाएं, यहाँ नारी शक्ति की भागीदारी बढ़ने वाली है और आगे बढ़ाने के लिए यही है राष्ट्रीय प्रगति की कुंजी, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। महिलाओं का आरक्षण यानी समाज के विकास की गारंटी। महिलाओं का जो आरक्षण बढ़ेगा उससे ये विकास की गारंटी सुनिश्चित की जाएगी। और आपको पता है कि 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पास किया गया था और अब 16 अप्रैल को एक विशेष सत्र बुलाया गया है। कैबिनेट में जो इसको लेकर जो संशोधन है उसको लेकर मंजूरी मिल गई और 16 अप्रैल को अब इस यात्रा को और आगे बढ़ाया जाएगा। तो महिला आरक्षण संशोधन पर चर्चा होने वाली है और ये सिर्फ चर्चा नहीं है, ये एक नया अध्याय जो है वो जुड़ने वाला है हमारे लोकतंत्र के साथ। ये सिर्फ बिल नहीं, करोड़ों महिलाओं की आकांक्षा है, ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और हर क्षेत्र में महिलाओं की मजबूत भागीदारी देखने को मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया है, विज्ञान हो, खेल हो या कोई भी जगत हो, महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। तो फिर राजनीति क्यों पीछे रह जाए? राजनीति में अब भी कम प्रतिनिधित्व है, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बदलाव यहाँ जरूरी है। 2029 में जो आम चुनाव होंगे उसमें महिला आरक्षण के साथ उनको कराने का फोकस होगा। ये भारत सरकार की कहीं ना कहीं प्रतिबद्धता साफ तौर पर अब नजर आ रही है। आइए अब अगले ग्राफिक्स का रुख करते हैं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, इसको ऐतिहासिक कदम क्यों माना जा रहा है। ऐतिहासिक कदम इसलिए माना जा रहा है क्योंकि ये संसद से लेकर विधानसभाओं तक महिलाओं की भागीदारी वहां बढ़ाने वाला है। साथ ही साथ जो संशोधन होंगे उससे जो संसद में जो सीट्स है, लोकसभा की सीट है, जिससे आम चुनाव जीतकर सांसद बनते हैं, वो सीट बढ़ेंगी और उसके बाद महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ेगी।
2023 में ये बिल पारित करा दिया गया था। कहा जा रहा था, पहले बड़े संशय लगाए जा रहे थे कि बिल के अमल में देरी हो जाएगी, लेकिन भारत सरकार इस समय मजबूती के साथ ये कह रही है कि एक ऐतिहासिक कदम है। इसको लेकर 16 अप्रैल को विशेष सत्र भी बुला लिया गया है। सभी दलों से एकजुट होकर समर्थन करने की इसको अपील की जा रही है। साथ ही साथ भविष्य की पीढ़ियों के लिए इस कदम को एक निर्णायक क्षण बोला जा रहा है। एकजुट भारत ही मजबूत लोकतंत्र की पहचान है। तो आप लोकतंत्र की आज दो महत्वपूर्ण और बेहतरीन तस्वीरें देख रहे हैं। एक तरफ हम लोकतंत्र का महापर्व मना रहे हैं, 3 राज्यों में ये इस समय चुनाव चल रहे हैं, सभी लोग अपना मतदान कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक तस्वीर ऐसी है जो एक नया अध्याय लोकतंत्र में लिखेगी। भारत में महिलाओं को सशक्तिकरण की दिशा में इसको एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत एक निर्णायक मोड़ पर इस समय खड़ा है और एक नया अध्याय यहां से लिखा जाएगा, क्योंकि विधायी निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण वास्तविकता के लिए बहुत करीब पर आ पहुंचा है। इसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऐसे में अनेक त्योहार आ रहे हैं और इन त्योहारों में हम 16 अप्रैल को एक विशेष सत्र बुलाएंगे, जहां नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर एक अहम चर्चा होगी और इस अहम चर्चा से कई मुख्य बिंदु निकल कर आएंगे और फिर यह यात्रा और बढ़ेगी। और 2029 का वो लक्ष्य, वो सपना रखा गया है कि जब आम चुनाव होंगे और साथ ही साथ विधानसभा में चुनाव होंगे तो महिला आरक्षण के साथ ये यात्रा आगे बढ़ेगी। आइए आपको सुनवाते हैं। मैं माताओं, बहनों, बेटियों से एक बात करना चाहता हूं। भारत ने तय किया है कि 2047 में जब हमारी आजादी के 100 साल होंगे, तब तक हमने विकसित भारत बना के रहना है। लेकिन मेरे 2-2.5 दशक के सरकार के मुखिया के रूप में जो मेरे अनुभव है, उस अनुभव के आधार से मैं कह सकता हूं कि हमें विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करना है तो हमें हमारी मातृशक्ति को, हमारी नारी शक्ति को, उनके पूर्ण सामर्थ्य का राष्ट्र के विकास में जोड़ना ही होगा। हमने कुछ वर्ष पहले नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था और सभी राजनीतिक दलों ने सहमति से किया था और सबकी इच्छा है कि 2029 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे, तब हमारे देश की नारी शक्ति को जनप्रतिनिधि के रूप में लोकसभा में, विधानसभाओं में 33% स्थान मिलना ही चाहिए। पिछले कुछ दिनों से हम सभी राजनीतिक दलों से बातचीत कर रहे हैं। ज्यादातर दलों ने समर्थन भी दिया है। एक बहुत ही सकारात्मक माहौल दिख रहा है। इन्हीं विषयों को लेकर के मैंने आज अखबारों में एक लेख लिखा है। मेरे अपने विचार मैंने साझा किए हैं, लेकिन मैं आज आपसे आग्रह करता हूं, आप इस लेख को जरूर पढ़ें, औरों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें और हम सभी राजनीतिक दलों को प्रेरित करें, उनका उत्साहवर्धन करें कि वो उमंग के साथ 16, 17, 18 संसद में इस विशेष काम के लिए जब हम मिल रहे हैं तो इसको पारित करें और सब मिल करके इसका जश्न मनाएं। चलिए, मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूं। लेख पढ़ने के बाद आपके कमेंट जरूर मुझे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ये 3 महत्वपूर्ण दिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताए हैं, 16 अप्रैल, 17 अप्रैल और 18 अप्रैल, ये 3 दिन पर नारी शक्ति वंदन अधिनियम और उससे संशोधनों को लेकर बड़ी चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है ये उत्सव का समय है, ये जश्न मनाने का समय है, क्योंकि महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ रही है और 2029 का वो साल है जब लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो, 33% आरक्षण के साथ महिलाओं की
राष्ट्रीय भागीदारी अब बढ़ाई जाएगी। अनुज यादव हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अनुज का रुख करेंगे। अनुज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमने सुना भी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेख हमने पढ़ा भी। कई बड़ी बातों का जिक्र यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह बात है कि समानता के साथ अब सशक्तिकरण भी। देखिए, सबसे एक बड़ी बात यह है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम सिर्फ एक कानून नहीं है, बल्कि संविधान के अंदर बदलाव है। और संविधान में बदलाव है महिलाओं को शक्ति देने का बदलाव, महिलाओं को सशक्तिकरण करने का बदलाव। देखिए, हम अगर बात करें तो देश की आज़ादी के बाद महिलाओं के सशक्तिकरण की चर्चाएं तो बहुत हुई, बातें तो बहुत हुई, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव मोदी सरकार ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम को देश की संसद से पारित कराया 2023 में, निश्चित तौर पर वो एक ऐतिहासिक दिन था। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लेख लिखा है, इसका सबसे बड़ा मकसद ये है कि अब वो समय आने वाला है जब महिलाओं को भागीदारी राजनीति के अंदर मिलेगी। देश की संसद में हर 3 में से 1 सीट पर महिला चुनकर जाएगी। और यही अब हालात की बात करें तो जो देश की विधानसभाएं हैं, वहां भी ये तस्वीरें देखने को मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो एक विशेष सत्र, जो बजट सत्र का ही जो एक एक्सटेंशन है, वो 16 तारीख से जो संसद का बुलाया जा रहा है, उसमें सिर्फ यही एक मुद्दा है। इस जो कानून बनाया था जो 2023 में नारी शक्ति अधिनियम, उसमें ये संशोधन है। इस संशोधन के अंदर इसको लागू करने की क्या प्रक्रियाएं होंगी, उस पर जो है चर्चाएं होंगी और उसको पारित कराया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने लेख में कहा कि एक ऐसा मैसेज देश की संसद से जाना चाहिए है और दर्शकों की भी जिज्ञासा होगी कि नारी शक्ति अधिनियम है, उसका उद्देश्य क्या है। और ये सब जो 33% आरक्षण की बात की जा रही है, फिर चाहे वो आम चुनावों में हो या फिर विधानसभा में हो, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, ये सब संभव कैसे हो पाएगा? देखिए, संभव करने के लिए तो हम जानते हैं कि सारी प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी हैं। जब देश के अंदर कोई कानून बनता है तो उसकी प्रक्रियाओं को भी जो है देश भर के अंदर पूरा करने के लिए जो है कार्य होता है। हम जानते हैं क्योंकि इसमें ये बात सामने आई है कि जो नया सेंसस अभी देश के अंदर चल रहा है, जनगणना चल रही है, उसी के आधार पर देश भर के अंदर परिसीमन होगा। और परिसीमन करने से पहले एक जो आयोग है, परिसीमन आयोग, उसका गठन होगा। और उसके बाद देश भर के अंदर सीटें बढ़ेंगी महिलाओं के लिए, और वो लोकसभा की भी होंगी, राज्य की जो विधानसभाएं हैं उसकी भी होंगी। और परिसीमन के बाद जो है, जो भी अगला चुनाव होगा उसमें इसको लागू कर दिया जाएगा। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने भी अपने लेख में संकेत दिया है और उन्होंने इस बात को बोला भी है कि उम्मीद की जानी चाहिए कि जो वर्ष 2029 का चुनाव होगा लोकसभा का, या 2029 के अंदर जो विधानसभा चुनाव होंगे, उसमें इसको लागू हो जाना चाहिए। वो इन्होंने इस बात को इसलिए बोला है क्योंकि जो प्रक्रिया अभी चल रही है संभवतः वे 2029 तक पूरी होगी। तो निश्चित तौर पर एक बदलाव का वर्ष होगा 2029। देश की महिलाओं की सशक्तिकरण की एक बड़ी गाथा लिखने का वर्ष होगा। बिल्कुल, देश की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि कहीं ना कहीं माना जा रहा है, एक बड़ा माइलस्टोन इसको कहा जा रहा है। अब देखना होगा जब ये 3 महत्वपूर्ण दिन, जब संसद में इस पर विशेष चर्चा होगी, तो किस तरीके से यात्रा और आगे बढ़ेगी। अनुज, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज पंच में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद भारत की एक और उपलब्धि से आपको कराएंगे रूबरू। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डीटी न्यूज। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से का बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। मेरे परिवार ने खूब गरीबी देखी, तो माँ मुझे भी गरीबी में नहीं देखना चाहती थी। तो एक दिन माँ ने पैसे जुटाए और सीधा मेरे गोद में रख दिया ये ड्रोन। मैंने कहा, माँ से ये मैं कैसे चलाऊंगी? तो माँ कहती है, ये चलता नहीं, उड़ता है। और जिस दिन से ये उड़ा ना, उस दिन से हमारी सारी गरीबी भी उड़ गई। अरे मेरी माँ से तो आप मिले ही नहीं ना। एक मिनट, ये रही मेरी माँ, मेरी भारत माँ। पिछले 12 सालों में देश ने 3 करोड़ से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी बनाया, 35 करोड़ से अधिक महिलाओं को मुद्रा लोन दिलाकर उद्यमी बनाया, और अब तो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में भी 33% महिला आरक्षण भी, ताकि विकास में रहे नारी की भी साझेदारी। अब नेतृत्व की बारी है।
नारी शक्ति वंदन की जिम्मेदारी है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी, अब पाइए बचत ही बचत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज पंच। आगे बढ़ेंगे, भारत की उपलब्धि से जुड़ी खबर आपको बताते हैं। दरअसल तमिलनाडु के कलपक्कम में स्वदेशी रूप से डिजाइन निर्मित प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने क्रिटिकलिटी हासिल कर ली है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज हो गई है। अगर भारत का परमाणु कार्यक्रम इसी क्रिटिकलिटी की सफल राह पर आगे बढ़ा तो परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनने में देर नहीं लगेगी। इस पर हम अपने संवाददाता से भी अपडेट लेंगे, लेकिन IAEA ने भी बधाई दी है और कहा है कि भारत टॉप पर है। कैसे, आइए ग्राफिक्स का सीधा रुख करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे भारत का दम यहां दिखता हुआ नजर आ रहा है। IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने माना है कि भारत में दम तो है। PFBR यानी स्वदेशी PFBR की क्रिटिकलिटी स्टेज हासिल करने को सराहा गया है। यह भारत की प्रभावशाली प्रगति का परिणाम है, ये कहना है IAEA का। और साथ ही साथ IAEA क्या कह रहा है औपचारिक तौर पर कि परमाणु ऊर्जा के भविष्य की दिशा में इसको एक अहम कदम माना जा रहा है। ये जो क्रिटिकलिटी स्टेज की उपलब्धि हासिल हुई है भारत को, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा गेम चेंजर बनकर उभरेगी। कैसे होगा ये गेम चेंजर, आइए आपको दूसरे ग्राफिक्स की तरफ लेकर चलते हैं और ये बताते हैं कि कैसे PFBR जो तकनीक है, जो स्वदेशी तकनीक है हमारी, वो कैसे एक गेम चेंजर होगी। आइए ग्राफिक्स के जरिए आप देख रहे हैं कलपक्कम में भारत ने ये बड़ी कामयाबी हासिल की है। स्वदेशी PFBR ने हासिल कर ली है ये क्रिटिकलिटी स्टेज। बेहद ही महत्वपूर्ण ये स्टेज होता है क्योंकि अलग अलग चरणों से ये गुजरता है और नियंत्रित न्यूक्लियर चेन रिएक्शन की शुरुआत यहाँ से हो चुकी है। 500 मेगावाट का ये रिएक्टर है और कम ईंधन से ज़्यादा ऊर्जा देने की क्षमता, यानी कि जितना वो इस्तेमाल करेगा उससे ज़्यादा तो वो देगा। ऊर्जा सुरक्षा में आत्मनिर्भर होगा भारत। और साथ ही IGCAR ने किया है डिजाइन और विकसित पूरी तरीके से स्वदेशी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा से विजन रहा है कि भारत को हर स्तर पर आत्मनिर्भर बनाना है। तो ऐसे में PFBR की जो क्रिटिकलिटी स्टेज आई है, वहां से विश्व भर से अब बधाई मिल रही है भारत को और कहा जा रहा है कि भारत में दम है और भारत टॉप पर है। आइए आगे बढ़ेंगे कि ईंधन खत्म नहीं लेकिन और बढ़ेगा इस PFBR तकनीक से। कैसे, भारत को PFBR तकनीक से बहुत सारा फायदा होने वाला है। सामान्य ट्रेडिशनल परमाणु रिएक्टर से ये बिल्कुल अलग है। आधुनिक का तरीके से इसको बनाया गया और भारत की जो परमाणु रणनीति है उसका ये PFBR जो टेक्निक है उसको बेहद ही अहम माना जा रहा है। ये इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यूरेनियम प्लूटोनियम MOX फ्यूल का इसके अंदर उपयोग किया गया है और यूरेनियम को प्लूटोनियम में बदल के नए ईंधन का निर्माण होगा। यानी पहले क्या होता था, जितनी खपत होती थी उससे ज़्यादा तो हम, जितना कंज्यूम होता था उससे ज़्यादा हम दे देते थे, लेकिन अब जितना कंज्यूम करेंगे उससे ज़्यादा पैदा भी करेंगे। ये ऊर्जा, ये नई तकनीक जो है इससे विकसित होगी। परमाणु ऊर्जा के तीसरे चरण के लिए ईंधन का करेगा ये काम। यानी जो स्टेजेस है उस स्टेजेस में जो क्रिटिकलिटी स्टेज है उसको बेहद ही अहम माना जा रहा है ऊर्जा के क्षेत्र में। और जो बिजली खपत होती थी अब उसकी टेंशन नहीं है क्योंकि अब इस PFBR टेक्निक से बिजली की कोई टेंशन नहीं है क्योंकि भारत के पास दुनिया का 25% थोरियम है और PFBR से थोरियम का उपयोग अब और आसान होने वाला है। यानी ये जो टेक्निक है वो थोरियम के जो इस्तेमाल है उसको और आसान कर देगी। इसका मकसद ये है कि बिजली में बदलने का ये एक गोल्डन गेट माना जा रहा है। जो पहले कहा जा सकता था कि ये संभव नहीं है, अब भारत ने इस तकनीक को डेवलप किया है, विकसित किया है, जिससे ये सब कुछ संभव हो पाएगा। और बिजली का जो पहले कहा जाता था कि बिजली की किल्लत कहीं ना कहीं हो सकती थी, उसके लिए ये एक अहम चरण है। अंतिम चरण पूरा होते ही भारत बनेगा ऊर्जा में आत्मनिर्भर। यानी एक कदम तो हम आगे बढ़ा ही चुके हैं, ऐसे में एक एक कदम और आगे बढ़ा तो भारत इस जो परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेगा। दूसरे देशों की बात करें तो दूसरे देशों पर निर्भरता होगी खत्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से कहते हैं कि निर्भरता खत्म होनी चाहिए। अगले 500 सालों तक मिलेगी असीमित बिजली। तो एक बड़ी उपलब्धि से कहा जा रहा है, सिर्फ 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 500 साल यानी भविष्य को देखकर ये PFBR टेक्निक को
बनाया गया। कहां कहां है हमारा थोरियम भंडार, आइए आपको बताते हैं राज्य। आंध्र प्रदेश में हमारा थोरियम भंडार है, तमिलनाडु में है, उड़ीसा में है, केरल में है, पश्चिम बंगाल में है और झारखंड में। यानी कि जो भारत का जो 25% थोरियम भंडार जिसकी हम बात कर रहे थे ग्राफिक्स में इससे पहले, इन राज्यों में ये थोरियम भंडार आपको मिलेगा। इस समय हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सीधा दीपक का रुख करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस भारत की उपलब्धि को, जिसको IAEA ने भी सराहा है और कहा है कि भारत में दम है। दीपक, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो क्रिटिकलिटी स्टेज को पार किया है हमने, अब भारत में जो बिजली की टेंशन थी या ऊर्जा के क्षेत्र में हमारी जो आत्मनिर्भरता है, उसमें हम कितनी बड़ी उपलब्धि यहाँ इस क्रिटिकलिटी स्टेज से माने तो मिलती हुई नजर आ रही है? जी देखिए, बहुत अच्छी स्टेज पर हम लोग पहुंच गए हैं। 3 स्टेज पर काम चल रहा था और ये आज की परिकल्पना नहीं है, ये होमी जहांगीर भाभा के समय की परिकल्पना है। उन्होंने परिकल्पना की थी कि इस तरीके का हम लोग रिएक्टर तैयार करें कि जो हमारे पास सीमित मात्रा में ईंधन है उसी ईंधन का इस्तेमाल हो और ज़्यादा से ज़्यादा बिजली उत्पादित की जा सके। अब इसको सिंपल भाषा में अगर हम समझें तो ये जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर तैयार किया गया है, अब तक जो बिजली हमारे देश में बन रही थी वो दरअसल यूरेनियम का इस्तेमाल होता था और उसमें हैवी वाटर, इस तरीके से प्रेशराइज हैवी वाटर डाला जाता था तो उससे प्लूटोनियम निकलता था और फिर आगे की चीजें हम लोग तैयार करते थे। लेकिन अब क्या होगा कि जो यूरेनियम तो इस्तेमाल हो ही रहा है, जो प्लूटोनियम निकलता था वो प्लूटोनियम उसमें रिएक्टर में इस्तेमाल होगा और वो और ज़्यादा ईंधन तैयार करेगा। यानी कि यूरेनियम जो हमारे यहाँ सीमित मात्रा में है उसी को ही एक दूसरा प्रकरण जो है वो तैयार करेगा और आगे चलकर ये इतना सक्षम हो जाएगा कि आपको जो थोरियम, जिसकी हम लगातार बात करें कि उसका भंडार काफ़ी ज़्यादा है, इतना भंडार है कि जब हम उसका इस्तेमाल करने शुरू करेंगे तो अगले 300, 400, 500 सालों तक हमें किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भी मैं पूछना चाहूंगी, ये पूरा काम कैसे करेगा? अभी जब हम क्रिटिकलिटी स्टेज पर पहुंच चुके हैं तो आगे कितनी स्टेजेस बाकी हैं? और जो हम कह रहे हैं कि महाशक्ति बनने की राह पर भारत आगे बढ़ चुका है, तो दूसरे देशों के मुकाबले अभी हमारी क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये 3 स्टेज थे। दूसरी स्टेज पर हम पहुँच गए हैं और उसके बाद तीसरी स्टेज है जो फाइनल स्टेज होगी। दूसरी स्टेज में क्या होगा, जो ये FBR हमने बनाया है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, इसमें यूरेनियम प्लूटोनियम का इस्तेमाल होगा। जब ये दोनों इसमें इस्तेमाल होंगे तो ये जो जनरेट करेगा, ये प्लूटोनियम जनरेट करेगा, ज़्यादा जनरेट करेगा, जितना लेगा उससे ज़्यादा जनरेट करेगा यूरेनियम। और यूरेनियम क्योंकि हमारे पास सीमित मात्रा में, हम बहुत ज़्यादा समय तक उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, इसलिए जितना ईंधन वो ले रहा है उससे ज़्यादा ईंधन वो तैयार कर रहा है। यानी आप मान के चलिए कि अगर आप किसी चीज़ के लिए 1 लीटर तेल इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें वो 2 लीटर तेल बना के आपको एक्स्ट्रा दे रहा है, तो वो फायदा आपको कर रहा है। तीसरी स्टेज क्या होगी, जब ये तीसरी स्टेज पे पहुंच जाएगा तो जो थोरियम है उस पर हमारी निर्भरता बढ़ जाएगी, तो थोरियम का इसमें इस्तेमाल होगा और उसके बाद बिजली आपकी तैयार हो जाएगी। यानी कि थोरियम जो हमारे पास प्रचुर मात्रा में है, जिसकी कोई कमी हमारे पास नहीं है, इतनी मात्रा में है कि अगले 400-500 साल तक की अगर हम परिकल्पना करें तो तब तक हमें किसी बाहर से किसी ईंधन की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना हमारे पास सफिशिएंट है। तो यही वजह है कि हमारे देश का नाम अब दूसरे स्थान पर आ गया है। रूस के बाद दूसरा देश होगा जिसके पास इस तरीके की टेक्नोलॉजी आ गई है और यही वजह है कि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तरीके से सराहना की जा रही है, देश की सराहना की जा रही है, हमारे वैज्ञानिकों की सराहना की जा रही है। सालों लगे हैं, सालों की मेहनत लगी है और सालों की मेहनत के बाद नतीजा निकला है। यही वजह है कि आज अंतर्राष्ट्रीय बिल्कुल दीपक, तो सालों की मेहनत का फल मिला है और हम क्रिटिकलिटी स्टेज यानी कि दूसरी स्टेज पर पहुंच चुके हैं। अब महज एक कदम दूर है जब भारत आत्मनिर्भरता में एक और बड़ी मिसाल कायम करेगा और दूसरे देशों के लिए भी एक बड़ा उदाहरण यहाँ साबित होगा। और साथ ही साथ जिस तरीके से देश में जो मांग थी उसको लेकर भी कहीं ना कहीं वो भी पूरी होती हुई नजर आएगी। दीपक, तमाम जानकारियों के साथ यहाँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ न्यूज पंच में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए DD न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।